अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो अगेन आपको इन जनरल ऑर्डर पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप पता कर पाओगे कि क्या कैसा बदल चेंज हुआ, है ना। तो देखिए इन जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एमिडाइंस DINES, एमिडाइंस। मैं स्ट्रक्चर भी बनाता चलूँगा, अदरवाइज नाम लिखने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं फिर। देखिए ये आपका इस टाइप के होते हैं, ये CH3 है, 2 है, H2 है। R जैसे CH3, यहाँ पे मैं सॉरी R C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर आपका NH2, वो ये एमिडाइंस हैं, है ना। इसके बाद आपके एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन जैसे एग्जांपल के लिए मैं RNH2, R कोई एल्काइल ग्रुप है, ये प्राइमरी अमीन बना दिया है। एलिफेटिक अमीन आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा अमोनिया। अमोनिया तो बेसिकली अमोनिया एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट हमारा होगा कि अमोनिया के रेफरेंस में देखेंगे, अमोनिया के रेफरेंस में ये ज़्यादा हैं और ज़्यादा हैं, अब अमोनिया के रेफरेंस में कम वाले, है ना। पिरिडीन, अमोनिया ये है आपका NH3। पिरिडीन, पिरिडीन आपका ये होता है, ठीक है, पिरिडीन। फिर नेक्स्ट आपके क्या हैं, एमाइड से पहले क्या हैं आपके एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन ये है, बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हुआ है। एनिलीन के बाद आपके हैं एमाइड, एमाइड आपके ये होते हैं R C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। उसके बाद आपके पायरोल, पायरोल आपका ये एक इन जनरल ऑर्डर लिखा है, इन्हीं के पायरोल या एमाइड इन सब के वेरिएंट भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको इन जनरल पता होना चाहिए। अगर आपको एमाइड की फैमिली का पता है कि एमाइड की फैमिली किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिखाती है, तो इसी में थोड़ा सा अगर हम बदलेंगे, दैट मीन्स एमाइड भी आपके और 3 तरीके के हैं, NH2, NHR और NR2 इस टाइप के, है ना। तो ये भी सब अनसब्स्टिट्यूटेड, मोनोसब्स्टिट्यूटेड, डाइसब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका भी आपको फैमिली है पूरी, ठीक है। एनिलीन है, यहाँ पर भी कुछ और लगाया है, या फिर NH, H को हटा के यहाँ पर CH3 लगा दिया है, तो सब एक ही तरीके से ट्रीट होंगे। तो फंडामेंटली आपको पहले कम से कम ये पता होना चाहिए, ये आपको पता है तब जाकर आप कंपेयर कर पाएंगे। अच्छा एनिलीन की और एलिफेटिक अमीन की कंपेयर कर रहे हैं, तो एनिलीन वाले जो हमने हमेशा पीछे होंगे ही होंगे, ठीक है। आपको अगर पता हो कि एनिलीन और पायरोल की कंपेयर हैं, तो ऑब्वियस है कि वो बहुत पीछे होगा ही होगा, ठीक है। पायरोल में कुछ और लगाता तो फिर चीज़ें फिर अलग से बदलेंगी। ये लिखिए
चलिए अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ एलिफेटिक एमीन की, RnH2, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने तोड़ा, है ना, RCO माइनस बना प्लस H प्लस, तो हम देखते थे कि RCO माइनस में से कौन है जो माइनस चार्ज को ज़्यादा अच्छा डीलोकलाइज कर दे रहा है। सेम चीज़ फिनॉल पे देखी, सेम चीज़ हमने बेंजोइक एसिड पर देखी कि माइनस चार्ज को कौन अच्छे से डीलोकलाइज कर दे रहा है। यहाँ पर आप क्या फैक्टर है जिसको ध्यान में रखते हुए आप कहोगे कि ये चीज़ ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, क्या फैक्टर देखोगे। ये हाइड्रोक्साइड टाइप के बेस तो है नहीं, ये सब के सब तो लुईस बेस हैं। आप ये तो देख नहीं सकते कि OH माइनस निकलने के बाद जो बना उसकी देख लूँ, क्या देखोगे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बेसिकली, है ना। जो लोन पेयर है, लोन पेयर इस नाइट्रोजन के ऊपर है, यूजुअली नाइट्रोजन के ऊपर है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखेंगे। अब यहाँ पर ये कैसा है, ये आपका एक बेस है ना, यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड टाइप के नहीं है, लुईस बेस है। तो ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि H प्लस कितनी आसानी से जुड़ सकता है, और जब H प्लस जुड़ जाता है तो उसके बाद आपका क्या बनता है, उसके बाद आपका बनता है RNH3 प्लस, और ये कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा, इनका कॉन्जुगेट एसिड है इस बेस का। तो यहाँ पर ये डिपेंड्स, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। बेसिकली दो फैक्टर को हम यहाँ पे देखेंगे। पहला लोन पेयर अवेलेबिलिटी, लोन पेयर अवेलेबिलिटी कैसी है। लोन पेयर अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बेसिक होगा, लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम है तो कम बेसिक होगा। मतलब जैसे यहाँ पर R लगा है, H हटा के मैं भी एक और लगा दूँ तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। या अगर मैं H हटा के कुछ माइनस I टाइप का ग्रुप लगा दूँ तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम कर देगा, ऐसे, है ना। दूसरा क्या हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दूसरा हम कुछ केसेस में यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के बेस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, जैसे वहाँ पे देखते थे RCO माइनस की स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। तो जब भी बेसिक स्ट्रेंथ की बात आएगी तो इन दो फैक्टर को हम देखेंगे कि इन दो फैक्टर में से क्या चल रहा है, ठीक है।
तो ये लिखिए, फिर हम प्रॉपर्ली आगे चलते हैं। हो गया? तो चलिए लिख लिया भाई सबने? तो यहाँ पर हम जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में की थी कि ये ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन वाइज बात करेंगे कि भाई ये इनसे कम है, ज़्यादा है, क्यों है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन, जो आपके एरोमेटिक अमीन्स हैं जैसे कि एनिलीन है ना, एरोमेटिक अमीन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन लाइक एनिलीन स्ट्रक्चर बना लीजिएगा बेंजीन के ऊपर NH2 आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन, आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन, ब्रैकेट में बना लीजिएगा लाइक CH3NH2। एक्सप्लेन। तो वो कहता है कि ये जो आपके होते हैं बेंजीन पे आपका NH2 लगा हुआ है, ये आपके आर लेस बेसिक और काफ़ी लेस बेसिक है देन एलिफेटिक अमीन जैसे कि आपका CH3NH2, इनसे काफ़ी कम बेसिक है। कोई बताएगा कि क्यों कम बेसिक होते हैं एनिलीन्स? हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इनको देखते हैं, एनिलीन्स को देखते हैं, तो एनिलीन्स में जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाता है। ये आपका ऐसा आएगा और ये आपका ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड NH2 प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस, और ये आपका ऐसा। ऐसे करते करते 5-6 स्ट्रक्चर आपकी बनेंगी। तो फाइनली आपका ये हमारे यहाँ पे मिलता है ना, जो रिंग है, रिंग के ऊपर डेल्टा माइनस यहाँ, डेल्टा माइनस यहाँ, डेल्टा माइनस यहाँ पर ये, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर और NH2 और यहाँ पर डेल्टा प्लस, ये हमें यहाँ पे मिलता है। आप क्या देख पा रहे हैं, जब प्रोटॉन आता है तो प्रोटॉन देखता है कि नाइट्रोजन के पास मुझे लोन पेयर मिल जाए। अब वहाँ पे जाता है, वो तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर तो घूमने गए हैं बेंजीन के साथ, मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन लोन पेयर अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस, सो एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स, है ना। ये लिखिए और ये लाइन लिख लीजिएगा।
तो लिखिए इसमें इन एरोमेटिक अमीन्स lone pair of electrons are used in conjugation. Lone pair of electrons are used in conjugation. So lone pair availability decreases. Lone pair availability decreases. So aromatic amines are less basic. So aromatic amines are less basic. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा कि क्यों ये कम होते हैं। अगले इस पे चलते हैं। सेकंड यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। एलिफैटिक अमीन्स, एलिफैटिक अमीन में आपके प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, इनका ऑर्डर हमें देखना है कि ये ऑर्डर आपका क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये ऑर्डर दो तरीके से बात किया जाता है। पहला है इन गैसियस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट। गैसियस फेज में है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि जैसे ये है आपका, ये आपका है RNH2, तो R ग्रुप क्या लगाता है, R ग्रुप यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो प्लस आई की वजह से लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी आपकी ये है। अगर यहाँ पर दो हो जाए, है ना, दैट मीन्स यहाँ पर RNHR, तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर तीन हो जाए तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि जितने ज़्यादा ग्रुप हैं उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव फैक्टर, तो लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर हम इसको कंपेयर करें अमोनिया से, तो अमोनिया में कोई भी इंडक्टिव फैक्ट वाला नहीं है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपका ये आता है। दैट मीन्स आपका 3 डिग्री, फिर आपके 2 डिग्री, फिर आपके 1 डिग्री, और आप अमोनिया को भी रखना चाहें तो अमोनिया यहाँ पर आएगा। तो क्या एक्सप्लेनेशन इसकी, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इससे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होता चला जाता है। ये गैसियस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट में है। दूसरा है इन वाटर, यूजली सॉल्वेंट एज ए पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन। वाटर, इसे वाटर लिखेगा या इन जनरल लिख देता है और इन एक्वा सॉल्यूशन, इन वाटर, या फिर और लिख देता है और इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या होगा, जब एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इतनी सिंपल नहीं है डायरेक्ट कि बस इंडक्टिव फैक्ट देखा हो गया। वहाँ पर कई फैक्टर हैं जिनके बारे में यहाँ पर देखना पड़ता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो पहला है इंडक्टिव फैक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है वो तो यहाँ पे भी काम करेगा। तो दैट मीन्स आपका सेम यही चीज़ आप उतार के यहाँ पर आप लिख लेंगे, है ना। तो ऑर्डर यहाँ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 3 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री और फिर आपका NH3। इसको मैं बॉक्स इन कर देता हूँ जिससे कि हमें ध्यान रहे कि कहाँ पे लिखे हैं। पहला तो ये है ना।
दूसरा देखिए, दूसरा है सॉल्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, सॉल्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय वाटर। हमने यहाँ पे देखा था कि या तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखेंगे या फिर जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी स्टेबिलिटी, मतलब कॉन्जुगेट एसिड ने एक बार H+ पकड़ लिया और अब वो उसे छोड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस बोला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, यहाँ पर आप RnH2 आपके पास है, यहाँ पर ये H+ आता है और H+ आने के बाद आपका बन जाता है यहाँ पर RnH3+, ये आपका बना कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ये आपका बना। अब इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे कि इसका सॉल्वेशन पानी में ज़्यादा हो रहा है या दूसरे का ज़्यादा हो रहा है, किसका, है ना। यहाँ पर देखिए आपके पास है ये RnH और आपका H है। सॉल्वेशन कैसे होता है, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है। जो वाटर है, वाटर इसके साथ यहाँ पर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ऐसे इस वाले H के साथ आपका यहाँ पर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे इस वाले H के साथ आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। दैट मीन्स अगर ये 1 डिग्री है, अब ये 1 डिग्री था, तो 3 जगह से एक तरीके से सॉल्वेशन मिलता है। अगर मैं 2 डिग्री लेके आता हूँ तो R, तो ऑब्वियस है कि एक जगह पे फिर एक और R डैश कुछ R लग जाएगा, तो आपके पास 2 ही H यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर आपका OH2, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर OH2, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सॉल्वेशन 2 डिग्री अमीन है, ये आपका क्या है, 2 डिग्री अमीन है। तो 2 डिग्री अमीन का सॉल्वेशन 1 डिग्री वाले से कम हुआ, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप देखें 3 डिग्री अमीन, तो यहाँ पर RN, यहाँ पर R लगा है, यहाँ पर एक R और लगा है, और यहाँ पर H लगा है, और उसकी वजह से प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेशन आपका और कम हो जाएगा। जितना कम सॉल्वेशन होगा वो कॉन्जुगेट एसिड पानी के अंदर उतना ही कम स्टेबल अपने आप को फील करेगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। और अमोनिया को भी देखें तो अमोनिया सबसे पहले, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पर क्या आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपका यहाँ पर आ जाएगा अमोनिया, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद आपका 3 डिग्री, ये आपका आ जाएगा। और थर्ड है यहाँ पर C है, थर्ड यहाँ पर है स्टेरिक फैक्टर ऑफ एल्काइल ग्रुप, है ना। स्टेरिक फैक्टर ऑफ एल्काइल ग्रुप, स्टेरिक फैक्टर ऑफ एल्काइल ग्रुप, या हम कह दें कि विजिबिलिटी ऑफ लोन पेयर। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ढूंढता है कि लोन पेयर कहाँ है, तो विजिबिलिटी ऑफ लोन पेयर, है ना, या इसी को हम यहाँ पर बोल दें, और विजिबिलिटी ऑफ लोन पेयर, विजिबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका N है, इसके पास है लोन पेयर है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और एल्काइल ग्रुप में भी C होता है, और C के H इधर निकले होते हैं, मतलब ठीक ठाक स्पेस वो घेरते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लो इसने एक इतना स्पेस घेर लिया, इसने इतना स्पेस घेर लिया, इतना स्पेस घेर लिया, तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को पहुँचने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप बस में चढ़ना चाहते हैं और बस के गेट पर 2 भारी भरकम से लोग, 2-3 भारी भरकम से लोग खड़े हैं, तो आपको निकलने में बड़ी थोड़ा सा रास्ता दो, और हल्के फुल्के से लोग खड़े हैं तो जगह पहले से बनी हुई होगी। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, उतना ही ज़्यादा एक तरीके से स्टेरिक फैक्टर होगा, उतनी ही लोन पेयर की विजिबिलिटी कम आएगी। तो अब आपको क्या लगता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, अमोनिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, मतलब जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर लोन पेयर
availability decreases. So basic strength order आपका हो जाएगा NH3, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद आपका 2 डिग्री, और उसके बाद आपका 3 डिग्री। तो ये ऑर्डर आपका आएगा। अगर यहाँ पर 3 ऑर्डर ही आ जाते हैं, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं था। तो फिर तो हम क्लियर कट जवाब दे देते भाई 1 डिग्री सबसे ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन पहले वाले में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा है और इन दोनों में आपका 1 डिग्री से ज़्यादा है। तब कैसे इसका आंसर निकाला जाएगा, है ना। तो पहले आप ये लिखिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे।
हो गया? So the overall order is, so overall order is क्या आएगा, है ना? देखिए अमोनिया को अगर हम अभी साइड में रखें तो 3 डिग्री कभी तो जंप मार के बिल्कुल आगे आ जा रहा है, कभी वो बिल्कुल पीछे चला जा रहा है ना? कंसिस्टेंट नहीं है दिख रहा। क्रिकेट का मैच है, एक खिलाड़ी है जिसने 100 रन बनाए हैं, दूसरा खिलाड़ी है जिसने 60 रन बनाए हैं और 5 विकेट भी लिए हैं। मैन ऑफ द मैच कौन से खिलाड़ी को मिलेगा? जिसने 60 रन भी बनाए और 5 विकेट भी लिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमें ये देखना होगा कि ना तो हम 3 डिग्री को दे सकते हैं, 3 डिग्री कंसिस्टेंट नहीं है, पीछे भी है, एक बार वो सबसे पीछे भी है। ना 1 डिग्री को दे सकते हैं, ना 1 डिग्री सबसे आगे है, लेकिन 2 डिग्री कंसिस्टेंटली अपनी पोजीशन बीच में बनाए हुए है। तो फाइनल जब ऑर्डर निकल कर आता है तो उसमें 2 डिग्री आपका सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है? 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, वो डिपेंड करता है ग्रुप पर कि आप जो आर है वो क्या लगा रहे हो, है ना? तो यहाँ पर इन जनरल पूछा जाता है उसमें 2 ऑर्डर आते हैं। इफ आर इज CS3, अगर आपका आर CS3 है तो वो कहता है ड्यू टू देखिए आर अगर आपका CS3 है तो 2 डिग्री तो आपका सबसे ज़्यादा हमने कर ही दिया क्योंकि वो कंसिस्टेंटली बनाए हुए हैं। अब 2 डिग्री के बाद वो कहता है कि यहाँ पर 1 डिग्री आएगा क्योंकि ड्यू टू वेरी लेस स्टेरिक फैक्टर, छोटा सा ये है CS3, तो उसकी वजह से आपका 1 डिग्री आपका है ना? और उसके बाद आपका ये 3 डिग्री है, ये आपका है, ठीक है? और अमोनिया को भी इंक्लूड करना चाहिए तो अमोनिया आपका यहाँ पर है। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए 2 डिग्री तो याद रह जाएगा, 2 डिग्री तो बिल्कुल अलग घटना हुई है, बिल्कुल अलग घटना हुई है, हमें याद रह जाएगा हाँ भाई एलिफैटिक एमिन में 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद पेज फंसेगा 1 डिग्री ज़्यादा है या 3 डिग्री ज़्यादा है, तो आप इसे ऐसे याद रख देना। CS3 है ना, तो CS3 को मैं C1H3 लिख दूँ, तो C1H3 लिख दूँ तो 1 आपका पहले आ गया, 3 आपका बाद में आ गया, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है? और एक ऑर्डर आपका बनता है इफ R इज C2H5। जब C2H5 तो होता है तो वो ये कहता है कि C2H5 का इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू लार्ज इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? ड्यू टू इट्स इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इट्स इंडक्टिव इफेक्ट। इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ठीक ठाक है, तो उसकी वजह से ऑब्वियस है कि 2 डिग्री तो पहले है ही है। अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट ठीक ठाक है और इंडक्टिव इफेक्ट वाली जो चर्चा थी उसमें 3 डिग्री आगे निकलता था, तो फिर आपका 3 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, और अमोनिया को भी रखना चाहें तो आपका अमोनिया यहाँ। तो इस तरीके से ये 2 ऑर्डर आपके बनते हैं। ये दोनों ऑर्डर आपको कंठस्थ होने चाहिए, मतलब पेपर में वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें ऑर्डर कौन सा ऑप्शन सही है। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपको ये, ठीक है? ये लिखिए। और इसमें ध्यान रखना है कि ये दोनों ग्रुप यूजुअली होते हैं,
ग्रुप कुछ और लगाता है तो और भी इसमें फिर नए नए पेज आते हैं, मतलब मेमोराइज नहीं हो पाएंगे, बात ये है बस। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। थर्ड हम क्वेश्चन टाइप से बोल देते हैं। वो कहता है पायरोल इज वेरी लेस बेसिक देन pyridine। ठीक है, तो पायरोल देख लेते हैं। पायरोल आपका होता है ये N, ये आपका पायरोल है। और pyridine की स्ट्रक्चर भी ऐसी है, ये आपका pyridine है। दोनों की स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, है ना। दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं या नहीं है? क्या पायरोल एरोमेटिक है और pyridine दोनों एरोमेटिक हैं? दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं, दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर है, लेकिन पायरोल pyridine से काफ़ी ज़्यादा कम बेसिक है। हालांकि pyridine भी कम बेसिक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है बेसिसिटी में। मतलब क्या कारण हो सकता है इसका? ये आपका एरोमेटिक है ना। लेकिन एरोमेटिसिटी बनाने के लिए क्या ये लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में यूटिलाइज होता है? हाँ, तो यहां पर देखिए एरोमेटिक है एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोट, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, आर नॉट यूटिलाइज in conjugation. So lone pair availability is high, lone pair की अवेलेबिलिटी हाई है। H+ आएगा वो उसे मिल जाएगा लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर इसको एरोमेटिक बनाने के लिए लोन पेयर का कॉन्जुगेशन में यूटिलाइजेशन होता है। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाता है ना। और जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया तो फिर प्रोटॉन जब आएगा वो तो घूम रहा है, मतलब एक तरीके से यूटिलाइज हो गया। यूटिलाइज हो गया तो इसकी तो अवेलेबिलिटी है नहीं, है ना। तो ये भी एरोमेटिक है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूटिलाइज इन conjugation to give pyrrole aromatic character। और जब लोन पेयर आपके यूटिलाइज हो गए तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। सो लोन पेयर अवेलेबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी है ही नहीं तो आपका इसीलिए कम बेसिक है।
ये लेफ्ट वाला लिख लिया। चलिए हमने देखा कि एमिडाइंस हैं वो सबसे आगे हैं बेसिसिटी में, तो उनकी भी चर्चा करते हैं। एमिडाइंस आर हाईली बेसिक, एक्सप्लेन है ना। तो देखिए आर सी डबल बॉन्ड NH और NH2 ये एमिडाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के बेस्ड पे हम नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर बताएंगे उसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के बेस्ड पे। चलिए प्रोटॉन यहाँ पर आता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो प्रोटोनेट करेगा वो ऊपर वाले नाइट्रोजन को करेगा या नीचे वाले नाइट्रोजन को करेगा? कौन से वाले नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा? नीचे वाला है तो नीचे वाला क्यों, ऊपर वाला है तो ऊपर वाला क्यों? देखिए ऊपर वाले को वो करेगा तो बना लेते हैं। ऊपर वाले को करने के बाद क्या बनता है? C डबल बॉन्ड NH2 प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आपका NH2 ये आ जाएगा। ये बना इसका कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। अब अगर आप कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती थी दो, वे दोनों एग्जैक्ट सेम हैं। दोनों एग्जैक्ट उस जो माइनस चार्जेस को एग्जैक्ट 50-50% डिवाइड कर लेती हैं। अगर दोनों सेम ना हो
मान लो एक 80% डिलोकलाइज, एक में 80%, एक में 20% है, तो चीज़ें उतनी स्टेबलाइज नहीं होती। जब चार्ज इक्वली स्टेबलाइज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल कंडीशन बोली जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो गया है, RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस है और यहाँ पर आपका NH2 है ना। यहाँ पर अगर आप इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं दूसरी, तो आपका क्या होगा, ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़ेंगे, ये आप इसे ले आएंगे। जब आप लेके आएंगे तो ऊपर वाले में क्या मिल जाएगा, RC सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पर इसको लोन पेयर मिल जाएगा, प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर NH2 और ये प्लस। इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, सेम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ड्यू टू सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, प्लस चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड conjugate acid is highly stabilized, so amidines are highly basic, इसलिए हाईली बेसिक है। सिमिलरली उसी तरीके से एक ये और बनता है, उसी तरीके से ये बन जाता है C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर भी R की जगह आपका होता है NH2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस पर प्रोटोनेशन चलेगा और यहाँ पर इसकी 3 इक्वल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये वाला इससे भी और ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर हमारा रह गया, एमाइड्स आर C डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड्स हैं। एमाइड्स आर लेस बेसिक देन एमीन्स। एमीन जैसे कि यहाँ पर आपका RCH2 NH2। अगर हम देखें तो दोनों में के पास NH2 ग्रुप है, तो लगभग सेम होने चाहिए थे, है ना, लेकिन ये इनसे काफ़ी ज़्यादा कम बेसिक हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए, जो आपके एमाइड्स हैं RC डबल बॉन्ड O NH2, इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, और उस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, ये आपका बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये आपका इधर आ जाता है। जब आप उसकी दूसरी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो आपका कॉन्जुगेशन में चला गया, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये आपका आ गया। और जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया तो फिर अवेलेबिलिटी घट जाएगी, है ना। तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन लोन पेयर अवेलेबिलिटी in amide decreases, so are less basic than amines, इसलिए ये अमीन से कम बेसिक है, ठीक है। अमीन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और बढ़ रही है, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से लोन पेयर दूर चला गया, ठीक है। ये लिखिए।